10th तक आर्ट्स का स्कूल था। तो फिर 10-15 दिन मैंने पढ़ाई छोड़ दी एकदम, और मैं बैल चलाने जाने लगा। तो फिर बाद में मेरे को लगा कि अरे बैल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इससे अच्छा तो पढ़ लूँ। तो मैंने फिर दोबारा फिर मैं आया, फिर यहाँ गंगापुर सिटी में फिर रहा, एडमिशन लिया और यहीं पे पढ़ा। फिर 11th में मैंने करीब, यहाँ मैं स्कूल का टॉपर था, मेरी हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। लोग मेरी मार्कशीट को देख के ऐसे करते थे कि अरे मीणाओं के भी इतने नंबर आते ही क्या। तो पर मैं आप सब लोगों को ये बता रहा हूँ कि गांव से आके एकदम साधारण स्वामी विवेकानंद अच्छी तरह से पढ़ सकते। अतिथि मंच पर आसीन। फिर मैं 12th में गया, महाराजा कॉलेज में पढ़ा। महाराजा कॉलेज में गोपी हॉस्टल में रहते थे। वहाँ भी मैं फर्स्ट टाइम में मेरा सब जगह सिलेक्शन हो गया, पीटी में नंबर आ गया। फिर उसके बाद में मैं IIT आ गया। फिर SCRA स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम होती थी, तो मैं IIT दिल्ली में कुछ दिन पढ़ा। फिर SCRA स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस थी, जिसमें देश में करीब 24 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें मेरा नंबर था। तो मैं वहाँ बिहार में पढ़ा। पढ़ने के बाद में फिर राजकोट, रतलाम, गांधीधाम, और उसके बाद में जयपुर, जबलपुर, फिर जयपुर, फिर कर्नाटक में हुबली, कई सारी जगह नौकरी की। और उसी बीच में सरकार की ओर से बहुत सारी बार भारत को रिप्रेजेंट करने के भी मौके मिले। सिंगापुर गए, मलेशिया गए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रशिया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में भी मैं गया। तो मैं ये केवल ऐसा नहीं कि मैं मेरा कोई परिचय दे रहा हूँ, मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके बीच से एकदम एक साधारण परिवार से आदमी जाकर बहुत अच्छा अचीव भी कर सकता है। तो आप भी अपने आप को ये समझे कि आप भी सब कुछ अचीव कर सकते हो। ये मैं बताने का मेरा ये उद्देश्य है। साथ में अभी पिछले 2 साल से जो पांचना डैम, जैसे आपको पता है कि पांचना डैम करौली के पास एक डैम है, जिसमें 16-17 साल से पानी बंद है, आपसी किसी कारण की वजह से। जो वहाँ के आसपास के किसान भाई लोग हैं वो सोचते हैं कि उनको पानी मिले, उनकी डिमांड भी बहुत जायज़ डिमांड है। कमांड एरिया के लोग सोचते हैं कि उनको पानी मिले। दोनों का सरकार दोनों का ध्यान नहीं दे। उनके लिए एक लिफ्ट बनाई गई थी, जो लिफ्ट है वो करीब 19 करोड़ का एक्सपेंडिचर आया। 19 करोड़ का एक्सपेंडिचर 6 महीने में पूरा हो सकता है। 19 करोड़ का एक्सपेंडिचर को 10 साल में भी पूरा नहीं किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों ने या सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो उन लोगों को भी ये लगा कि भाई कोई आदमी ध्यान नहीं दे रहा है। इसके साथ में कमांड एरिया में करीब 40,000 बीघा भूमि भरती है, उसको अगर सिंचाई करें तो 100 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। वो 100 करोड़ की अर्निंग 17 साल से नहीं होगी, 1700 करोड़ का लॉस तो उनको हो गया। वहाँ पर जो किसान है जिनको लिफ्ट मिलनी चाहिए, उनको भी पानी नहीं मिल रहा है। आपस में बात की हमने, PIL दायर की कोर्ट में 2020 में। अभी कोर्ट ने जुलाई 2022 में ऑर्डर दिए कि नहरों में पानी खोले, उसके बाद भी पानी नहीं खोला। फिर हमने कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई 26/2023। उस कंटेम्प्ट पिटीशन में भी अब 29 तारीख को सुनवाई थी, जिसमें अब 2 और पिटीशन लगी। एक हमारे MLA साहब है रामकृष्ण मीना जी, उन्होंने भी एक पिटीशन लगाई 2022 में, और एक गंभीर नदी बचाओ समिति एक बनाई, उन्होंने भी एक पिटीशन लगाई। तो ये चारों पिटीशंस को कंबाइन करके कोर्ट सुन रहा है, और कोर्ट का एकदम स्पष्ट आदेश है कि इस पे पानी को खोला जाए। नहरों में जो नहर बन गई है उनका यूज करें, और जहाँ पे नहीं बनी है उसके लिए प्लान करें। सबको पानी मिलना चाहिए। आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास होकर जो नदी बह रही है चंबल नदी में 20,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल वेस्ट होता है। 20,000 मिलियन क्यूबिक मीटर। पांचना की कैपेसिटी केवल 60 मिलियन क्यूबिक मीटर की है। मिलियन क्यूबिक मीटर तो अगर देखते हैं MCFD में 2100 है, पर मिलियन क्यूबिक मीटर में 60 है। तो पांचना केवल 60 मिलियन क्यूबिक मीटर है, और नदी में चंबल में 20,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी वेस्ट जाता है। और पिछली बार तो करीब 38,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी वेस्ट गया। तो मैं जितने भी हमारे पत्रकार भाई यहाँ पे बैठे हैं, आप इस बात को, जो ERCP गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसका पूरा हम लोग कैसे ला सकते हैं सब मिलके, उसमें कोई झगड़े की आवश्यकता नहीं है। 2 पीरियड है सिंचाई के पानी के लिए। एक पीरियड है जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो कि रेन वाटर का पीरियड है, और एक पीरियड अक्टूबर से लेकर मार्च का शुरू होता है,
वो पीरियड अलग, एक सिंचाई का पीरियड अलग होता है। और ये जो पीरियड है जुलाई अगस्त सितंबर, ये बरसात वाला पीरियड है, मानसून का सीजन है। मानसून के सीजन का पूरा पानी वेस्ट जाता है। उस पानी को इकट्ठा करके एक डाइवर्ट करके अगर हम ला सकते हैं, और मैं आपको एक खुशखबरी ये दूंगा कि जो 2 लाख हेक्टेयर का एरिया उसमें लिया हुआ है ERCP में, उसमें पूरी गंगापुर सिटी का करीब 8,000 हेक्टेयर उसी में आता है, 8,000 हेक्टेयर। तो गंगापुर सिटी के अधिकतर गांव उसमें सम्मिलित है। तो अगर गंगापुर सिटी में ERCP का प्रोजेक्ट बनता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशहाली हो सकती है, और कम से कम कई हजारों करोड़ रुपए का लाभ हर साल लोगों को होगा। और ये पानी वेस्ट पानी जा रहा है जो हमारे पास में है। पुराने ज़माने में पानी लाना संभव नहीं था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज थी, उतने कैपेसिटी के पंप्स अवेलेबल नहीं थे। आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, पंप्स में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ये पानी आ सकता है। केवल बिल पावर चाहिए, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं है। करीब 37,200 करोड़ की वो ERCP प्रोजेक्ट है, जो आज करीब 50,000 करोड़ की होगी, 60,000 करोड़ की होगी। तेलंगाना एक राज्य है, तेलंगाना में कालेश्वरम नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वो प्रोजेक्ट 1,20,000 करोड़ रुपए, 80,000 से चालू हुआ था, पर 1,20,000 करोड़, और पांचना डैम की जितनी कैपेसिटी है एक दिन में लिफ्ट करेगा 2 TMC वाटर। गोदावरी नदी पर 2 TMC पानी एक दिन में लिफ्ट करेगा वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट। आप सोचो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया में बन रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है, ERCP आने से सिंचाई होगी और 13 डिस्ट्रिक्ट्स में पीने का पानी मिलेगा। सिंचाई होगी तो पैदा अच्छी होगी, पैदा अच्छी होगी, मजदूरी बढ़ेगी, मजदूरी अच्छी होगी, सिंचाई होगी तो व्यापार बढ़ेगा। तो हर कम्युनिटी के लोगों को, हर तरह के लोगों को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। तो हम सबको मिलकर ये कोशिश करें कि कैसे हम ERCP को लेके आए। पांचना की नहरों में पानी खुलना एक छोटा काम है, कोई बड़ा काम नहीं। उसमें तो पानी आएगा है। अभी गवर्नमेंट ने उसमें भी एक करीब 2,000 करोड़ रुपए का एक स्वीकृत की है योजना, ताकि चंबल से पानी पांचना में आए और पांचना से गंभीर नदी में भी पानी चला जाए, और उधर आसपास के लोगों को भी लिफ्ट से पानी जाए, और कमांड एरिया में पानी चला जाए, और कमांड एरिया का विस्तार भी हो। एक दिन सिंचाई विभाग के अधिकारी बोल रहे थे कि साहब बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आएगा, तो मैंने उनको बताया कि मेट्रो जब ट्रेन बनती है, 1 किलोमीटर बनने में 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं मेट्रो में। अब जयपुर में जो मेट्रो बनी हुई है, ये भाई साहब सामने बैठे हैं, मानसरोवर में रहते हैं, तो इनको पता है कि उस मेट्रो का क्या यूज है। कोई उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, उससे हर साल घाटा हो रहा है, फिर भी मेट्रो बनाई गई जयपुर में। तो हम लोग क्यों नहीं गंगापुर सिटी में या अपने आसपास के एरिया में प्रोजेक्ट्स को लाएं जिनसे फायदा हो। आप 200 करोड़ रुपए पर किलोमीटर और 2,000 करोड़ रुपए का मतलब 10 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उधर अगर पानी आता है तो 5 लाख लोगों को फायदा होगा, और वहां पे कोई ज्यादा लोगों को फायदा नहीं है। और एक और अगर आंकड़ा देखो, भारत सरकार का बजट करीब 45 लाख करोड़ का है इस साल, और राजस्थान सरकार का बजट 3.9 लाख करोड़ का है। इनको अगर 5 साल से मल्टीप्लाई कर दो फिगर को, और वोटर का भाग दे दो, तो हर वोटर के हिस्से में 5 साल के लिए 7,22,000 रुपये आते हैं। मतलब हर वोटर का जो बजट में हिस्सा है वो 5 साल में 7 लाख, तो हर साल करीब 1.25 लाख रुपए। उस 1.25 लाख रुपए का 30% जो काम है वो आप उनमें खर्च होता है, और 70% नॉट रेवेन्यू में खर्च हो जाता है। तो 30% अगर 7 लाख का आप देखो तो हर वोटर के हिस्से में 5 साल में 2 लाख के काम होने चाहिए। अगर ऐसा अपने एरिया में होने लगा तो सोचो कि गंगापुर सिटी का क्या हाल हो सकता है। या गंगापुर या पूरा जहाँ भी जो काम हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो बड़ी मतलब अच्छी नहीं है। हमारे गांव पिलोला का उदाहरण देता हूँ, 11वीं तक का स्कूल है, जो बालिकाओं का स्कूल है 10वीं तक, अभी वो महात्मा गांधी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया 12 तक। 12 में से 11 कक्षाएं हैं, 5 कमरे हैं। अब 5 कमरे में 12 क्लास कैसे बैठेंगे? नहीं बैठ सकती, तो 6 कक्षा इधर उधर बैठती। एक दिन में बाढ़ रामसर गया,
बाट राम सर में कुल मिला के 8 कक्षा है, 4 टीचर है, एक टीचर नॉन टीचिंग काम करता रहता है, तो 3 टीचर स्कूल को कैसे संभालेंगे? वो 2-2 क्लास 3 क्लास एक रूम में बिठाते हैं। तो जो बेसिक चीज है एजुकेशन को आप कितना भी स्कूल खोल दो या महाविद्यालय बना दो, लेकिन अगर सही से नहीं चलाओगे तो एजुकेशन इंप्रूव नहीं होगी। एक दिन मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर साहब बैठे हुए, ये भी उस दिन ड्यूटी पे आ गए थे। आपके गंगापुर सिटी हॉस्पिटल में रात में एक डॉक्टर की ड्यूटी लगती है और पेशेंट 120 आते हैं। अब 120 पेशेंट एक डॉक्टर कैसे देखेगा? ये एक विचारणीय विषय है। वहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टर है करीब 44, लेकिन रात को एक डॉक्टर की ड्यूटी लगेगी। अब फिर वो डॉक्टर को किसी को बुलाना है तो वो घर से बुलाओ, घर से बुलाने में तो देर लगती है। तो कम से कम 4-5 लोग वहां पर बैठे। उसी दिन एक न्यूज आई कि जयपुर में एक बच्चे को एक डॉग उठा के ले गया और उसको मार दिया। उसी दिन उस हॉस्पिटल में 4 कुत्ते घूम रहे थे गंगापुर सिटी में। गंगापुर सिटी का जो हॉस्पिटल है उसकी आईसीयू, जितने पत्रकार बैठे हैं उन्होंने उसके उद्घाटन में गए होंगे, पर आज भी आप जाके देख लो वो आईसीयू बंद है। उसमें जो स्टाफ केवल एयर कंडीशनिंग के मजे ले रहे हैं, लेकिन पेशेंट का इलाज नहीं होता। तो ये सब बातें हैं जो हमको करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों नहीं अच्छा काम हो। आपको रोड की स्थिति, जुगनू हलवाई के वहाँ पे हम लोग जब पढ़ते थे तो कलाकंद और खीरमोहन खाने जाते थे। अभी आप वहाँ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि सड़क कहाँ है, गाड़ी किधर जाएगी। ये मेन रोड का हाल है गंगापुर सिटी का। अब ड्रेनेज बना रहे हो तो आप बनाइए, लेकिन जितना ड्रेनेज बना रहे हो तो उसको ठीक से रिकवर कर दो, उसको रिपेयर कर दो टाइम पे। या आप कुछ डेड टाइम पीरियड लो कि 6 दिन में कर दोगे, 7 दिन में कर दोगे, 1 वीक में कर दोगे, 6 महीना साल भर नागरिकों को तो इस तरह की कंडीशन में रखना अच्छी बात नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अच्छी कर सकते हैं सब लोग मिलकर। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और लोग भी बोलेंगे। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि हम सब मिलकर गंगापुर सिटी को, आसपास के एरिया को, राजस्थान को और पूरे प्रदेश को अच्छा बनाएं। और आपको एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जैसे गंगापुर सिटी जिला डिक्लेयर हो गया, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिन्होंने भी ये जिला बनाया है वो बधाई के पात्र हैं, और जिला बनने से डेफिनेटली लाभ होगा। रेलवे में 2002 से पहले 9 जोन होते थे, जयपुर, अजमेर, ये दोनों बॉम्बे वाले जो जोन है वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट उसमें आते थे। जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को वहाँ पे जब बात होती थी तो जनरल मैनेजर बात करता था कि चर्च गेट से बोरीवली, बोरीवली से विरार। अब जो जनरल मैनेजर बैठते हैं वो बात करता है जयपुर से बांदीकुई, जयपुर से दौसा, जयपुर से अजमेर। तो ये बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो इसी तरह से जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बना है, इस डिस्ट्रिक्ट बनने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये एक अच्छी खबर है गंगापुर सिटी के सब लोगों के लिए। तो जिन्होंने भी जो जिला बनाया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और सब हम लोग बधाई के पात्र हैं कि ये जिला बन गया है। और मैं तो कहूँगा कि राजस्थान एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है, तो राजस्थान को 2 स्टेट बना देना चाहिए। मेरा तो इस तरह की सोच है, एक ईस्टर्न राजस्थान, एक वेस्टर्न राजस्थान। आप अगर देखते हो तो वेस्टर्न राजस्थान में सब फंड खर्च होते हैं। जोधपुर में ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट है जो नहीं बनी? उन्होंने तो लगता है कि जयपुर भी आजकल ईस्टर्न राजस्थान का पार्ट मानते हुए वहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा। हर चीज़ जोधपुर में जा रही है। तो ये एक विचारणीय विषय है, इसको बहुत डिटेल में हम लोग सोच सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसी के साथ में जितने युवा हैं उनको मैं चाहूँगा कि वो बहुत आगे बढ़े, गंगापुर सिटी का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। और जिन्होंने भी ये प्रोग्राम आयोजन करवाया है, उसमें मदद किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पत्रकार बंधुओं को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ओमवीर जी को मेरी तरफ से दोबारा एक बार व्यक्तिगत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाया। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय जो स्वामी विवेकानंद युवा मंडल है उनके द्वारा सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और मंच पर मौजूद है स्वामी विवेकानंद युवा मंडल मार्गदर्शन नेहरू युवा केंद्र। और युवाओं की जब बात चल रही है तो हमारे बीच में कार्यक्रम ऐसी युवा है जिनका इंटरव्यू मैंने लिया था, और इस शहर में बहुत गौरवान्वित महसूस किया था जब इस शहर की एक बेटी ने
लोकसभा में जाकर के बेबाक तरीके से अपने भाषण से राजनीतिज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, जोरदार तालियां साक्षी शर्मा के लिए। साक्षी आए और तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी। ये वो चेहरा है जो टीवी पर, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था और जिस बेबाक अंदाज में इन्होंने वहां लोकसभा में जाकर के और भाषण दिया था, जो अपने विचार व्यक्त किए थे, वो अनोखा पल था। और उसके बाद इनको अवार्ड भी मिला, सम्मान भी मिला और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ही कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो अपना जो अनुभव है वो संक्षेप में साक्षी हमारे साथ साझा करेंगी। तो साक्षी शर्मा। सर्वप्रथम आराध्य के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं मंचा से अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम करती हूँ। यहाँ मौजूद सभी सम्मान्य जनों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे देश के भविष्य के निर्माताओं को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ आप सबके सामने एक बार फिर अपना विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला है। मैं सर की तरह ही स्वामी विवेकानंद जी से शुरुआत करना चाहूंगी कि आखिर स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा क्या है कि देश के युवाओं के लिए उन्हें आदर्श माना जाता है। आखिर क्यों जब युवाओं की बात होती है तो एक साधारण सा एक विशेष उदाहरण पेश होता है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी ने जब विदेशी आक्रमणों से हमारा देश पूरी तरह प्रभावित हो चुका था, तब उन्होंने विदेश में जाकर शिकागो के सम्मेलन में उन्होंने आपको ध्यान उन्होंने राम राम कहकर उन्होंने जब मेरे देश के समस्त देशवासियों कहकर जब उन्हें संबोधन किया, वह उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे देश की चीजें के मुझे यहाँ छोड़कर विदेश की चीजों को अपनाना चाहिए। वो ऐसा नहीं है। तो उन्होंने विदेश में एजुकेशन प्राप्त की है, वो वहां जाकर विदेशी भाषा में भी संबोधन कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने देश को प्राथमिकता दी। और युवाओं, आज हमारा जो युवा पीढ़ी है वो पूर्णतः आधुनिक युग में लिप्त होता जा रहा है। वो भूल गए अपने उन कर्तव्यों को जो देश के साथ उसके जुड़े हुए हैं। एक स्वामी विवेकानंद जी का एक किस्सा है, मैं बताती हूँ कि एक बार उनसे किसी ने पूछा कि सबसे बुरा खोना के डर क्या है, कि सबसे बुरा खोने का डर किसे कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उम्मीद एक ऐसी चीज है, अगर आप उसे खो देते हैं तो आप कभी नहीं जीत सकते। उनकी एक लाइन बड़ी फेमस है, आप सब जानते हैं कि उठो, खड़ा हो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। एक मेरे स्वरचित में गीत के कुछ बोल कर आपने स्थान ग्रहण करना चाहूंगी कि उठ खड़ा हो लड़ रे प्यारे, ये वक्त ना फिर आएगा, रह गया जो आज पीछे पीछे ही रह जाएगा। गलतियों से डरता है क्यों, गलतियां होती रहे, आज अस्त होगा सूर्य तभी तो कल नया आएगा। उठ खड़ा हो लड़ रे प्यारे, ये वक्त ना फिर आएगा, ये वक्त ना फिर आएगा। मैं सभी युवाओं से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो आपका देश के प्रति कर्तव्य है उसे कर्तव्य निष्ठता के साथ पूरे जान के साथ उसे आप पूरा करें, क्योंकि देश का युवा ही देश के भविष्य को सुधार सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू साक्षी। और ये है युवा भारत की तस्वीर। असली तस्वीर अगर देखनी है युवा भारत की तो वाकई में युवाओं में देखो। और किशोरदा का वो एक गाना मुझे याद आता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, और कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो युवाओं से यही है, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और एक सही डायरेक्शन में अगर आप बढ़ेंगे तो यकीनन आप वो सारी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं जो आपके मन में है। और साक्षी ने भी शायद कभी कल्पना नहीं की होगी कि मैं एक दिन संसद का वहां जाकर के हिस्सा बनूंगी, लोकसभा के उस सबसे बड़े मंच पर जाकर के, और फिर उन पॉलिटिशियंस के सामने जाकर के मुझे बेबाक तरीके से अपना भाषण देना है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस अंदर था, वो जज्बात और वो भावनाएं समेट करके और जो चीजें उन्होंने परिलक्षित की, उसी की बदौलत है कि साक्षी ने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से साक्षी शर्मा के लिए। और अब एक खूबसूरत सी प्रस्तुति स्काउटिंग के जो हमारे युवा हैं उनके द्वारा। तो आप आ जाएं फटाफट मंच पर और एक बहुत ही प्यारी देशभक्ति